हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दो लेक्चर ने आप लोगों के दिमाग में आरसीसी का एक बेहद खूबसूरत सा हिस्सा बना लिया होगा और आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही बारीकी से समझ में आ रहा होगा और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हर एक चीज़ जो हम लोग रटते रहते थे या चीज़ें माइंड में चलती रहती थी, उनका जरूर आपको जवाब भी मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर क्लासेस से। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास के अंदर ना लास्ट क्लास में हमने लिमिट स्टेट मेथड पे छोड़ दिया था लेक्चर को। अब हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और ये वाले लेक्चर के बाद में आपका एक एक करके स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, डिजाइनिंग, इन सभी के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वही हम लोगों ने इसको कर लिया, हमने इसको भी कर लिया और अभी हमारा जो काम है वो तीसरे पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। कुछ आईएस कोडल प्रोविजंस और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेहद खूबसूरत सी चीज जिसमें लिखा हुआ है कि द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। इसको बोलते हैं यहाँ पे कोवे ब्रियांत बोलते हैं कि जब भी कभी आप जीवन में गिव अप करते हो, जब भी कभी आप जीवन में हौसला खो देते हो, तो उसी समय पर आप किसी और को जीतने का मौका दे चुके होते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन मुझे हमेशा लगती है और मुझे हमेशा मोटिवेट भी करती है। सिर्फ आपको नहीं, एज अ स्टूडेंट, एज बीइंग अ टीचर, मुझे भी बहुत मोटिवेट करती है कि जब भी कभी मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, चल ठीक है यार पढ़ा जाते हैं, उसके बाद वापस से मुझे ये लाइन याद आती है कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरी जगह कोई भी ले सकता है आके। तो कभी भी अलाउ मत कीजिए किसी को अपने स्पेस में घुसने के लिए। सो नेवर गिव अप, इसका सिंपल भाषा में शब्द का मतलब यह है, नेवर गिव अप। जब भी आप गिव अप करोगे तो आप दूसरे को आपसे आगे बढ़ने का मौका दे दोगे। अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली करें। और हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी कभी आप जीवन में आपको उदास होते हो, जब भी कभी जीवन में डिमोटिवेशन आता है, जब भी कभी आप गिरने लगो, परेशान होने लगो, आपका हिम्मत टूटने लगे, जुनून टूटने लगे, तो आप वापस से एक सवाल पूछना कि बेटा दम ही नहीं थी तो काहे को फालतू में इतना बड़ा सपना देखा था, तो नहीं देखना था। तो इस वजह से अगर आपको देखा है वो सपना तो प्लीज उसके पीछे आप बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, तभी जाके वो अचीव होता है, नहीं तो कोई और उतनी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमने आपको बताया था फ्लेक्सर, टॉर्जन, कंप्रेशन और आपके पास शियर, ये चार पार्ट होते हैं। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंदर डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फायर रेजिस्टेंस, क्रीप, श्रिंकेज, ड्यूरेबिलिटी, ये सब होता है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में। आपने देखा होगा, जैसे मैंने शुरू में दिखाया आपको कि बीम जो है सर, अब इस बीम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बीम की स्टडी करना चालू करेंगे क्योंकि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर को हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे बीम की। ठीक है, तो बीम क्या है? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि स्ट्रक्चर में लोड को कैरी करने का काम कर रहा है और वो लोड आ कहां से रहा है, वो स्लैब के ऊपर से वो लोड आ रहा है। तो सबसे पहले ना हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्सर में बीम को पढ़ेंगे, इवन स्लैब को भी पढ़ेंगे इसी पार्ट के अंदर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड फ्लेक्सर के अंदर, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, पहले हम लोग बीम के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है बीम क्या होती है। बीम एक फ्लेक्सर मेंबर है। क्या है बीम आपके पास में? इट इज अ फ्लेक्सर मेंबर, लिखा भी है कि दैट इट इज अ फ्लेक्सर मेंबर, कि बीम जो है ये आपका एक फ्लेक्सर मेंबर होता है बीम। ठीक है, और ये फ्लेक्सर मेंबर है और इसके ऊपर जो लोड होता है ना वो ट्रांसफर्स लगता है। मैंने आपको दिखाया भी था कि फ्लेक्सर मेंबर्स क्या होते हैं और इनके ऊपर लोड कैसे लगता है। तो लोड इनके ऊपर ट्रांसफर्स लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझा भी देता हूँ एक बार और, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये एक बीम है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक बीम है और इस बीम में, ये आपके पास में क्या है, दिस इज अ बीम, ये एक बीम है और इस बीम में जो आपके पास में लोड अप्लाई होते हैं वो लोड आपके कैसे होते हैं, इस जगह पे जब अप्लाई हो रहा है लोड आपका, तो आपका ये फ्लेक्सर मेंबर अप्लाई हो रहा है, मतलब फ्लेक्सर मेंबर है उसके ऊपर लोड ट्रांसफर, या तो ऐसे दिखा दो इसको या ऐसे दिखा दो आप लोग, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका जो लोड है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, ट्रांसवर्स लोड आपका अप्लाई इन पर होता है। ठीक है, तो लोड अगर मैं देखूंगा ये आपके पास में क्या है, दिस इज एसएसबी, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम के ऊपर आपके पास ये जो लोड है दिस इज द ट्रांसवर्स लोड। कैसा लोड है सर आपका? ये आपका ट्रांसवर्स लोड है इस जगह पे। ठीक है, क्या है? ट्रांसवर्स लोड है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया। आगे लिखा है कि आरसीसी की जो बीम है ना, इस बीम के अंदर दो ही मटेरियल, मैं एकदम जीरो बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इस आरसीसी के मटेरियल के अंदर बेटा दो ही आपके पास में, आरसीसी की बीम के अंदर दो ही मटेरियल है। पहला आपके पास में कंक्रीट जो कि कंप्रेशन में स्ट्रांग बना रहा है इसको, और दूसरा स्टील जो इसको टेंशन में स्ट्रांग बना रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो स्टील होती है ना वो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्ट्रांग होती है, लेकिन वीक किस में होती है फिर? तो वीक होती है आपकी शेयर के अंदर। जो आपकी बीम है, सॉरी जो स्टील है आपकी, वो कंप्रेशन और टेंशन दोनों में स्ट्रांग होती है, लेकिन ये आपकी शेयर में वीक होती है। अगर आपने कभी लाइफ में आरसीसी की कटिंग मशीन देखी होगी, मतलब आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट बार को जो कट करते हैं, तो इनकी जो कटिंग मशीन देखी होगी, तो आपने देखा होगा अच्छा
इसको भी छोड़ो, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपके घर में कैंची होगी, उसको उठा के ले आओ जल्दी से और देखो हाथ में पकड़ लो उसको। आप देखना जो कैंची होती है ना, वो ऐसे नहीं काम कर रही होती कि ऐसे काम करती है, नहीं। वो ऐसे काम करती है कि नहीं, वो ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे काम करती है ना। इसको बोलते हैं शीयर। शीयर का मतलब क्या होता है? टेंजेंशियल मोशन बिटवीन द टू सरफेस। दो सरफेस के बीच में जो टेंजेंशियल मोशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द शीयर। तो जो आपके पास में कागज जब आप काटते हो ना, तो आप देखना कभी किसी कागज को, आप उस कागज को ऐसे खींचोगे ना तो बड़ी मुश्किल से फटेगा, है ना। आप उसको कंप्रेस करके, तो अच्छा एक बात बताओ, कागज को आप कंप्रेस करके काट सकते हो? नहीं। कागज को आप खींच के काट सकते हो? नहीं। वो बहुत ताकत लगेगी, इतने इतने कमजोर से कागज में बहुत ताकत लगेगी। लेकिन आप उसको जब शीयर में काटोगे ना, शीयर में कैसे? इस सेक्शन से काटोगे कैंची से, तो बड़े आसानी से कट जाएगा। सेम कहानी किसके साथ है बेटा? आपकी स्टील के साथ है, मतलब सरिये के साथ। तो सरिये को जब आप काटने की मशीन देखोगे ना, तो उसमें ना दो इस तरीके के अरेंजमेंट लगे होते हैं, और दो अरेंजमेंट क्या करते हैं, उसको इस तरीके से काट देते हैं। कैसे? शेयर, इसको शेयर एक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि हम लोग रेनफोर्समेंट बार को कैसे काटते हैं, तो हम लोग शेयर एक्शन के थ्रू उसको दो हिस्सों में काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा बीम का, ये मैंने आपको रेनफोर्समेंट एकदम हर एक चीज को डायग्राम की मदद से समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा रेनफोर्समेंट क्या है। देखिए आपने देखा होगा, हालांकि शुरू में मैंने एक एनिमेशन वीडियो दिखाई थी, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब ये बीम के अंदर ना जो हम ढांचा लगा रहे हैं, हालांकि इसको साइड पर भी बना सकते हैं, उसको पहले भी बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ये ढांचा ही है, तो आप इसको चाहे तो खड़ा कर दोगे वर्टिकल, तो कॉलम में काम में आ जाएगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली काम में ले लोगे तो बीम में काम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो तरीके के रेनफोर्समेंट बार है। एक आपको जो लंबा हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा, जैसे एक बार या दो बार, नीचे 3 बार्स प्रोवाइड कराए गए, 1 2 3, ऊपर 2 बार्स प्रोवाइड कराए गए। इनको जनरली इनको हम लोग हैंगिंग बार्स बोलते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा आगे धीरे धीरे कि कितने बार्स कहाँ प्रोवाइड होंगे, ये तो बाद की बात है, पहले आपको बेसिक चीजें समझनी है। ठीक है, तो ये जो बार्स है ना, जो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडल बार्स। क्या बोलते हैं इनको? दो तीन नाम है इसका। एक तो बोलते हो लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट, या आरएफ से मैं रेनफोर्समेंट को मैं आरएफ से शो करता हूं। ठीक है, और या इसको मेन रेनफोर्समेंट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बात करी थी कि सेकंड वाले लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट की बात करूंगा। तो देखो ऐसा है भी, मान फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाऊं, तो देखो बीम जो है, इस बीम के अंदर जब लोड अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसके अंदर? बेंडिंग भी तो आ रही है। तो जब बेंडिंग, एक तो बेंडिंग आती है तो बेंडिंग मोमेंट बनता है इसका। कैसे बनता है बेंडिंग मोमेंट? इसका पैराबोलिक बनता है। और इसका शियर बनता है, शियर डायग्राम इसका ऐसे बनता है, एसएफडी। ठीक है, तो अगर सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जो बेंडिंग आ रही है, इस बेंडिंग से बचाने के लिए मैंने ये वाला बार, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक इस कागज के थ्रू, और ये वाला कागज आज भी रखा है इस जगह पे, ये वाले कागज के थ्रू, तो इसको अगर ऐसे करूं तो आराम से मुड़ जाएगा, लेकिन इसके अंदर अगर पेन डाल दूं तो क्या आप इसको मोड़ पाओगे? नहीं मोड़ पाऊंगा मैं इसको। ठीक है ना, तो इस वजह से जो रेनफोर्समेंट डाला जा रहा है, इससे क्या होगा, आपके पास में ये बेंडिंग जो है ना, ये इसकी कंट्रोल हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं, बेंडिंग कंट्रोल हो गई, इसका मतलब वहां पे ना कंप्रेशन भी कम आएगी और टेंशन भी, स्ट्रेसेस भी कम आएंगे उसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद मुद्दा आता है कि ये जिससे हम लोग बांध रहे हैं इसको, आप देख पा रहे होंगे एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम इसको बांध भी रहे हैं, एक प्रॉपर स्पेसिंग पर, एक प्रॉपर स्पेसिंग पर। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, या इसको हम लोग शियर रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये शियर फोर्स की वजह से आता है, ये शियर फोर्स की वजह से हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये हम लोग जो मेन बार प्रोवाइड करा रहे हैं लंबे वाले इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये बेंडिंग मूवमेंट की वजह से प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसको हम लोग शियर फोर्स की वजह से। इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट डिजाइनिंग इसकी, और इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग को। ठीक है, तो मतलब इस बीम के दो तरीके के रेनफोर्समेंट है अभी फिलहाल में हमारे सामने। एक है आपका मेन रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर में पूरी इसी की स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करेंगे। और जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ शियर फोर्स के बारे में बात करेंगे, और वहां पे हम लोग इसकी डिजाइनिंग करेंगे। वहां पे कोई बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं होगी, सिर्फ शियर फोर्स की बात होगी। ठीक है, चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई। तो सर हमें ये बात समझ में आई, इसका थोड़ा आगे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी देखें एक बार। और ये अभी बीम स्टार्ट हो चुका है ना, धीरे धीरे आगे हम लोग बीम में धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि एक बीम है। अब इस बीम का मैंने इस पे यूडीएल लगा दिया, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर का एक सिंपली सेपरेट बीम है। तो इस पे जब यूडीएल लगाया तो इस बीम में बेंडिंग आई होगी, बेंडिंग के रिजल्टेंट इसका हमने बीएमडी यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया होगा, जो आपने सोम के अंदर पढ़ा होगा। इसका बीएमडी कुछ ऐसा बनता है जिसके कॉर्नर्स पे या सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और इसके सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। और इसमें जब एसएफडी बनाते हैं तो इसका एसएफडी कॉर्नर पे इसका एसएफडी मैक्सिमम होता है WL/2, और सेंटर पे 0 होता है। ठीक है बात, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चैप्टर 2 में हम लोग ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट
यूज हम लोग वी प्रोवाइड द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, हम लोग बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यूज करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जो कि पूरा इसके आधार पर चलेगा, इस वाले डायग्राम से। और जब हम लोग चैप्टर 3 में जाएंगे तो वो इस डायग्राम पे यानी कि शियर फोर्स के ऊपर पूरी तरीके से आधारित रहेगा, और हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को स्टीरअप की फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। स्टीरअप बोलते हैं किसको? स्टीरअप बोलते हैं इनको, हम लोग स्टीरअप बोलते हैं इनको, या फिर इसको रिंग भी बोला जाता है कई बार। स्टीरअप या इसमें फील्ड में इसका नाम होता है रिंग, ठीक है, जिससे हम लोग इसको बांध रहे हैं। गॉट इट? क्लियर? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन एक चीज आपको समझाऊंगा जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ेंगे एक बार, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट इन बीम, बीम के अंदर मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आप क्या करोगे, मैंने बोला था देखो हमारे पास इस टॉपिक में आपके पास क्या था, आईएस कोड हम लोग पढ़ने वाले थे। तो आईएस कोड के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग, मैंने आपको ये भी बताया था कि मेनली हमारे पास में एक आईएस कोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आईएस कोड 456-2000, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आईएस कोड 456-2000 में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग बीम को डिजाइन करने तो जा रहे हो, लेकिन बीम में दो चीजें हैं, एक कंक्रीट है और एक स्टील है, लेकिन बीम के अंदर कितना रेनफोर्समेंट आपको डालना है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आईएस कोड 456-2000 के आधार पर आप लोग जब एक क्राइटेरिया जो आईएस कोड ने बना रखा है उसकी वैल्यू है आपके पास में AST मिनिमम अपॉन B इंटू डी इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY, क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू AST मिनिमम अपॉन BD इंटू इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY। या इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, AST या, अच्छा A मिनिमम या AST एक ही बात है, ठीक है, घबराना नहीं। AST मिनिमम लिखूं या A मिनिमम लिखूं एक ही बात है। तो यहां से A मिनिमम का फॉर्मूला क्या बना, इस BD को मैं इधर ले जाऊं तो 0.85 अपॉन FY इंटू BD ऐसे भी हो सकता है। तो एग्जाम में बेटा कई बार ना ये वाला फॉर्मूला आपका दिया हुआ होता है, ठीक है, तो वहां पे भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है, या ऐसे दे एक ही बात है। अब थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, फिर ये BD कैसे होगा उसको डायग्राम से समझेंगे। वहां पे देखिए बेटा, सबसे पहले लिखा है AST मिनिमम का मतलब है कि हम लोग, पहली बात तो सुनो ध्यान से, हम लोग अभी सिर्फ मैंने टेंशन की बात करी थी ना, कि आपका जो बीम होता है या आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंशन में कमजोर होता है, और जब वो टेंशन में कमजोर होता है तो टेंशन में स्टील प्रोवाइड करा के हम उसको स्ट्रांग बना देते हैं। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाद में धीरे धीरे चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। तो मैंने बोला AST का मतलब समझे पहले, इसका मतलब है एरिया ऑफ द स्टील इन टेंशन। ए का मतलब एरिया, एस का मतलब स्टील, टी का मतलब टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। टेंशन में जो एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड कराया उसकी मिनिमम वैल्यू को एसटी मिनिमम बोल रहे हैं। दूसरा FY आपको बताया था, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FY होता है, जैसे FE 415 दे दिया तो 415 उसकी FY की वैल्यू है। बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन। अब आपको नहीं पता इफेक्टिव डेप्थ क्या है, ओवरऑल डेप्थ क्या है, सब कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। अब समझिए इस बात को, समझना, ये मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट ये बताया गया कि आईएस कोड 456-2000 ये कहता है कि आप जब कोई बीम डिजाइन कर, अब हमने स्टार्ट कर दिया ना कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर में हम लोग बीम डिजाइनिंग को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बीम क्या है, बीम कैसी दिखती है, बीम के अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, एक 3D डायमेंशन भी आपको दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास बताया गया कि इस तरीके के रेनफोर्समेंट बार हम लोग डिजाइन करते हैं, इसको एक एक करके हम लोग डिजाइन करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया कि सेकंड चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, थर्ड में इसको, और उसी का बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में पढ़ के फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आपस में इंटरकनेक्ट करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बीम जो बना रहे हो उसमें सबसे पहले मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट कितना डालोगे। तो आईएस कोड कहता है AST मिनिमम अपॉन BD इक्वल्स टू 0.85 अपॉन FY। अब बोलोगे कहां से आया भाई, तो आईएस कोड ने इस फॉर्मूले को डिजाइन किया और ये फिक्स फॉर्मूला एम्पेरिकल वैल्यू है, आपके पास इसी को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आईएस कोड ने सारे रिसर्च वगैरह के बाद में इस फॉर्मूले को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे AST मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील इन द टेंशन साइड है, FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, B आपके पास विड्थ ऑफ द सेक्शन या बीम है, D आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। अब इफेक्टिव लगाने का मतलब क्या है वो आपको अभी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ग्रीन कलर की जो है ना ये आपके पास में कंक्रीट की बीम है, और इसके अंदर एक पिंक कलर का ये मेन रेनफोर्समेंट, या जो आपको लास्ट वाले फोटो में दिखाया था ये वाला रेनफोर्समेंट आपका वो है जो आपका पिंक कलर से दिखा रखा है, और जो बांध रखा है जिससे वो आप लोगों को वहां पे दिख रहा होगा व्हाइट कलर का आपका ये है। मतलब कि ये आप लोगों के लिए बात करूं तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ये क्या है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, एंड दिस इज, ये आपके पास क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। क्या है आपके पास, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है।
और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, इसमें पढ़ेंगे अभी सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे जो शिफ्ट होंगे, अगर मैं इस बीम को कहीं से भी काट दूं या इसको मैं यहां से देखूं, काटू भी नहीं, यहां से देखूं तो मुझे इसका सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, इसलिए बार्स दिखाई देंगे और इसका ये आपको ये वैल्यू दिखाई देगी, मतलब स्टीरअप दिखाई देंगे। तो अगर मैं इसको काटूंगा, यहां से काट के देखूं या यहां से मैं इसको देखूं तो इस बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। बोलेगा बिल्कुल सही बात है। ये जो आपके मेन बार्स थे, इनका सिर्फ जैसे पेन आपको यहां से तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, मतलब पेन आपका यहां से तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मुझे सिर्फ इसका राउंड वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो मतलब ऐसे देखूंगा तो सिर्फ राउंड वाला टिप आपको दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये बार्स को अगर आप यहां से देखोगे, सामने से देखो, तो ये वाला राउंड ही हिस्सा दिखाई देगा ना आपको, तो वही दिखाया गया है। 1 2 3 4 दिखा दिया, क्लियर। और उसके बाद जो इसके चारों तरफ से आपने इसको बांध रखा है, अगर यहां से देखूंगा तो बंधा हुआ ऐसा ऐसा ही तो दिखेगा, जैसे ग्रीन कलर इसमें दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा स्टीरअप, इसको बोलते हैं मेन बार्स, और ये आपके पास क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो पहले इस बात को। इस ऊपर देखो, ये आपके पास में एक सिंपली सेपरेट बीम मैंने मान लिया, क्या है ये आपके पास में एक अभी मैं सिंपली सेपरेट के ऊपर बात करूंगा, धीरे धीरे कैंटिलीवर पे भी आऊंगा। तो ये एक मान लिया मैंने कि एक सिंपली सेपरेट बीम है। अब सिंपली सेपरेट बीम में आप जानते हैं ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन आता है, नीचे वाले पार्ट में टेंशन आती है, ये हमने कह दिया। अब बोलोगे सर आप तो कंप्रेशन में क्यों रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करा रहे हो, आप तो सिर्फ टेंशन में प्रोवाइड करा रहे थे। आप बस इतना समझे कि ये हैंगर बार्स हैं, इनके इस्तेमाल से हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराऊंगा तो इसको बांधोगे कैसे आप, ये जो स्टीरअप है इनसे बांधोगे कैसे। तो इनको अभी फिलहाल में दिमाग में हैंगर बार समझ लो इनको, है ना, ये मदद कर रही है इन बार्स की, ठीक है, इतना समझ लो आप लोग, बाकी आगे डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हमने क्या किया सर, बार्स को बांध दिया, ये कंप्रेशन साइड का एक्सट्रीम फाइबर है और ये टेंशन साइड का एक्सट्रीम फाइबर, इतना तो आप लोग जानते होंगे, सोम में भी पढ़ते होंगे जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालते हैं या सीजी निकालते हैं। तो एक्सट्रीम फाइबर यहां से यहां तक, एक्सट्रीम फाइबर यहां तक आपका कंप्रेशन चल रहा है पूरे में, और इसके नीचे वाले पार्ट में पूरा टेंशन चल रहा है। तो एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द कंप्रेशन साइड से एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द टेंशन साइड तक के डिस्टेंस को हम लोग ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी बोलते हैं। और इसकी विड्थ को हम लोग स्मॉल बी से दिखाएं चाहे कैपिटल बी से, एक ही बात है, इसको हम लोग ओवरऑल विड्थ बोलते हैं। ये सेक्शन की ओवरऑल विड्थ है, ये सेक्शन की ओवरऑल डेप्थ है, सिंपल पॉइंट। अब दूसरी बात, ये इसकी न्यूट्रल एक्सेस है। न्यूट्रल एक्सेस कहां पे होती है, जहां पे ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं ना ही टेंसिल स्ट्रेस, मतलब बीचों बीच में से होकर जा रही, मान लिया। अब एक वर्ड था यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ। अब देखो विड्थ में तो कोई इफेक्टिव नहीं लगा, तो विड्थ को चाहे स्मॉल बी से दिखाओ चाहे इसको कैपिटल बी से दिखाओ, बेटा एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्मॉल डी और कैपिटल बी में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे, देखिए कैपिटल डी आपको समझ में आया, ओवरऑल डेप्थ को हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। लेकिन यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, आगे हालांकि आगे मैं कवर वगैरह के बारे में आगे बात करूंगा, इस कंप्रेशन साइड के एक्सट्रीम फाइबर, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कंप्रेशन साइड के एक्सट्रीम फाइबर से लेकर के रेनफोर्समेंट के टेंशन साइड में, हमें तो मतलब टेंशन साइड में मतलब है ना सरिये से, टेंशन साइड के रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्या बोला मैंने, कंप्रेशन साइड के एक्सट्रीम फाइबर से लेकर के, कंप्रेशन साइड का एक्सट्रीम फाइबर सबसे बाहर का फाइबर, वहां से लेकर के और रेनफोर्समेंट बार जो टेंशन साइड में प्रोवाइड कराएगा उसके सेंटर तक की डिस्टेंस को हमेशा यही होगा, इसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। और जो बच गई नीचे जगह, मतलब कि टेंशन रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर के और टेंशन साइड के एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव कवर बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे डी नॉट। क्या बोलेंगे, डी नॉट बोलेंगे। समझ में आ गया। और यदि किसी जगह पर जैसे M20 लिखा गया है तो यहाँ पे FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, और स्टील के लिए Fe250 लिखा है तो FY की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट बीम का आप लोगों को स्पैन व्यू दिखा रखा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा रखा है, किसका, बीम का। और ऐसे ही हम लोग आगे डिफाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। तो मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट में अब बी क्या है, डी क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, सारी चीजें एक्सप्लेन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे अलग, ये देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना इसको, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वी और डी तो आपके पास पता होती है क्वेश्चन में कि विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी, नहीं पता होता तो निकाल लिया जाता है, ठीक है। मेनली ये जो वैल्यू है ना, ये एफ वाई के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, ग्रेड ऑफ स्टील। ये एफ वाई कहां से आता है, ग्रेड ऑफ स्टील से ही तो आता है। तो ये वैल्यू क्या, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि एएसटी मिनिमम डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, कि जो एएसटी मिनिमम की जो वैल्यू है, एएसटी मिनिमम की जो वैल्यू है, ये आप लोगों की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, ये आपकी ग्रेड ऑफ स्टील, क्योंकि एफ वाई ग्रेड ऑफ स्टील से ही तो आ रही है। ये आप लोगों की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, ये आपकी ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड कर रही है। बात सही एकदम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रेड्स के लिए
ए मिनिमम की वैल्यू डायरेक्टली एग्जाम में पूछे या काम में लेनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक बार, फॉर Fe250 के लिए सबसे पहले निकाला माइल्ड स्टील के लिए, Fe250 है आपके पास, तो उसके लिए Fy की वैल्यू कितनी होगी? 250। यही वैल्यू आपकी Fy हो जाती है, हो गई। फॉर्मूला क्या था आपके पास? AST मिनिमम इक्वल्स टू 0.85 अपन Fy इंटू BD। यहाँ पे Fy की जगह पर क्या पुट करना है आपको? 250 पुट कर देना है। कर दिया पुट, आंसर कितना आ गया? 0.34% ऑफ BD हो गया। अगर दूसरा आपके पास तीन ही तो ग्रेड है, हम लोग काम में लेते हैं डिजाइनिंग के, Fe250, Fe415, Fe500। आपने Fe415 लिया, 415 पुट किया तो Fy की वैल्यू कितनी आई? 415। इसी फॉर्मूले में बस Fy की जगह 415 पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.20% ऑफ BD। फिर Fe500 पुट किया तो यही वैल्यू आपकी आएगी 0.17% ऑफ BD। ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। एक तरफ मैंने इस टेबल में तीनों वैल्यूज को एक साथ लिख दिया कि इस ग्रेड के लिए ए मिनिमम की वैल्यू ये, इस ग्रेड के लिए मिनिमम की वैल्यू ये, और इस ग्रेड के लिए ए मिनिमम की वैल्यू ये हो जाएगी। तीनों वैल्यू आपको समझ में आ गई, आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, आंसर आपके निकल के आ चुके हैं सामने। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं कि ये तो था सर मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट हमने निकाला था। अब अगर मैं मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट निकालना चाहूंगा तो आईएस कोड ने क्या बोला था? तो आईएस कोड ने कहा मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट के बारे में क्या कहा, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग एक काम करते हैं, दिल बना लेते हैं। और दिल बनाना मेरे जहां पे मैं बेटा दिल बना दूंगा ना, तुम समझ लो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे वहां से, ठीक है ना? दिल एकदम, मेरे नोट्स की खासियत है, दिल बन मिल गया मतलब समझो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है? तो ये और नोट्स की आप लोगों को बेहद खूबसूरती दिख रही होगी, इस तरीके के नोट्स की आप लोगों को बनाने और आगे भी इस तरीके से चलना है। अब बात करेंगे सर मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट की। सर मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट की बात तो कर ली, अब मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या मतलब होता है? तो ए मैक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है 4% ऑफ द बीम एरिया। मतलब कि जो टोटल बीम का एरिया, आप देखो यहां पे कैपिटल डी लिखा गया ना कि स्मॉल डी, ध्यान रखना इस बात का। यहां पे बोला गया कि जो बीम का टोटल जो बीम का एरिया है उसका 4% के बराबर। जैसे कोई बीम है मान लो 400 बाई 500 की या 400 बाई 600 की कोई बीम है, ठीक है, सॉरी, कोई बीम है आपकी 400 बाई 600 की, मतलब 400 आपके पास ओवरऑल बी है, आपके पास डी है। तो 400 बाई 600 कितना हुआ? 6 चौक 24, 1 2 4 जीरो होगी, और इसका आप 4% निकालो, इसका 4% कितना होगा? 4/100 होगा। तो इसके 4% के बराबर वैल्यू का आप लोग कैलकुलेट कर लो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी? mm² के अंदर इतनी मिनिमम इतने एरिया के बराबर उसको वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी। बात आई आपको समझ में? मतलब टोटल बीम के एरिया के 4% से ज्यादा, टोटल बीम के एरिया के 4% से ज्यादा आप रेनफोर्समेंट बीम में नहीं प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इसको ऐसे लिखो, और या इसको ऐसे लिखो कि 4% ऑफ बीडी को बीम एरिया मतलब बीडी, या इसको ऐसे लिखो 4 को भी परसेंटेज का मतलब 4 को 100 से डिवाइड कर दिया तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.04। तो इसको लिख दो 0.04 टाइम्स ऑफ बीडी। तो इसको तीनों तरीके से लिख सकते हैं, तीनों तरीके आपके पास लिख दिए हैं। अच्छा, ये वैल्यू सिर्फ कंप्रेशन टेंशन साइड में नहीं, कंप्रेशन साइड में। या बोलोगे सर कंप्रेशन साइड में तो आपने कुछ बताया नहीं। आगे आपको बताऊंगा बेटा धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में कि हम लोग सिंगली रेनफोर्समेंट, डबली रेनफोर्समेंट पढ़ते हैं। सिंगली में मतलब सिर्फ टेंशन साइड में, डबली में हम लोग टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्टील प्रोवाइड कराते हैं। अब लोग सर स्टील तो मतलब ऑलरेडी जो कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग ही थी ना, कंक्रीट आपकी कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग ही थी, तो वहां सरिया प्रोवाइड कराने की क्या जरूरत? लेकिन मैं आपसे ये बोलूं कि किसी के पेट को ज्यादा भर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसको वोमिटिंग हो जाएगी। मतलब कि अगर टेंशन में मुझे प्रोवाइड कराने मान लो 40 सरिये, लेकिन 40 सरिये लाइक जगह ही नहीं है उस जगह पे, तो क्या करोगे? कुछ सरिये आपको कंप्रेशन में भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं ऊटपटांग तरीके से, उसका भी एक सिस्टमैटिक डिजाइनिंग वे है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए, इनकी आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दिया है। दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर कंप्रेशन एज वेल एज इन द टेंशन। मतलब कंप्रेशन में भी 4% से ज्यादा नहीं करा सकते और टेंशन में भी 4% से ज्यादा हम लोग सरिया प्रोवाइड या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करा सकते। ये मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट के बारे में कहा है आईएस कोड 456/2000 ने। तो मिनिमम एरिया के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम एरिया के बारे में पता चल गया। देख रहे हो कितनी खूबसूरत चीजें पढ़ रहे हो। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे ना, सेकंड चैप्टर, उसमें प्रॉपर लिख लिख के बताऊंगा। अभी क्या है, सब आईएस कोडल प्रोविजन है, लेकिन फ्री मैंने आपको, क्योंकि मैं कहीं भी आईएस कोड का फोटो के थ्रू इसको पढ़ा था, आईएस कोड का फोटो लगा के आपको पढ़ाता, देखो आईएस कोड ने ऐसे कहा था, तो आपको शायद उतना अच्छा समझ में नहीं आता क्योंकि लैंग्वेज अजीब सी होती है। लेकिन मैंने जहां रिक्वायरमेंट थी आईएस कोड में फोटोज भी नहीं है, मैं सारे इमेज लगाई है, इमेज बनाई है, ताकि आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? लोकेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट, कि रेनफोर्समेंट कहां डालते हैं।
किस बीम के अंदर किस जगह पर रेनफोर्समेंट डाला जाएगा। सबसे पहले लिखा है वेयर टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट। आपके दिमाग में आएगा कि रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड कराएं। हालांकि इससे पहले मैंने पहले क्लियर कर दिया चीज को आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर किया है और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या लिखा हुआ है देखें एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम। दो ही तरीके की बीम के बारे में जानना है। एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी और इसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ W किलोमीटर पर मीटर। अब क्या होगा, ये बैंड होगी, लोड लगेगा, तो लोड लगेगा जब ये बैंड होगी तो इसमें क्या होगा, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसके पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहे हैं दोनों तरफ से, और नीचे देखूं मैं तो पार्टिकल बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेशन, नीचे वाले में टेंशन। अच्छा, हमारे पास जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में तो स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा जो बीम है वो कमजोर कहाँ पे है, टेंशन में। तो हम लोग टेंशन में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो पूछे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मेन रेनफोर्समेंट जो है वो कहां पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड कराते हैं। तो इन द केस ऑफ एसएसबी रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ये क्वेश्चन है और इसको भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। जब मैं बात करूंगा कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम का एक मैंने फिनोमेना आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि ये बीम आपके एक एंड पे फिक्स दूसरे एंड पे फ्री है, तो इस पे यूडीएल लग रहा है मान लीजिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बेंड हो जाता है। जब इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पार्ट में आप देख रहे हैं खिंच रहा है और ये अंदर की तरफ यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। तो इस वाले पार्ट में कंप्रेशन, इसमें टेंशन, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन, ऊपर टेंशन, उल्टा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो अब हमारे पास कमजोर हिस्सा कौन सा होता है, टेंशन वाला। अब टेंशन वाला कमजोर हिस्सा है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन है तो हम लोग यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कराएंगे वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को हमेशा परेशान करता होगा वो है आप लोगों के लिए, दैट इज द इफेक्टिव स्पैन। और ये आप लोगों ने सोम के अंदर ही पढ़ा होगा, आरसीसी के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पहले समझते हैं इफेक्टिव स्पैन क्या है। इफेक्टिव स्पैन का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक वो लेंथ जहां पर आपका स्पैन या आपके स्पैन में बेंडिंग होने में कंट्रीब्यूशन निभा रहा है आपका स्पैन का पोर्शन, उस बीम के पोर्शन को हम लोग इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर और अच्छे से समझाता हूं। लिखा हुआ है पोर्शन ऑफ बीम, बीम का वो हिस्सा या वो पोर्शन जो कि इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से पार्टिसिपेट करता है, भूमिका निभाता है बीम को बेंड करने में, उसने हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बीम है, एक ऐसी बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, लेकिन कोई भी होती है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि आपके पास ये एक बीम है। अब इस बीम में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे दो सपोर्ट्स हैं और ये आपका एक बीम है, और इस बीम को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका ये वाला यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के और यहां तक का हिस्सा कैसा है, अनसपोर्टेड। अनसपोर्टेड मतलब इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ लास्ट में सपोर्टेड है। तो ये आपका यहां से लेकर के, मतलब क्लियर स्पैन का मतलब होता है सपोर्ट टू सपोर्ट डिस्टेंस। सीधी भाषा में बात बताऊं तो सपोर्ट के अंदर अंदर की जो डिस्टेंस है क्लियर डिस्टेंस, तो इसमें लिखा भी हुआ है क्लियर अनसपोर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट। दो सपोर्ट के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है, अनसपोर्टेड डिस्टेंस, क्लियर अनसपोर्टेड डिस्टेंस, इस पर कोई सपोर्ट तो नहीं है इस डिस्टेंस पर, तो इसको बोलते हैं क्लियर अनसपोर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट इज कॉल्ड द क्लियर स्पैन। अब इसका जितना हिस्सा, इस बीम का जितना हिस्सा बैंड, इसको बैंड करने में भूमिका निभा रहा है, इसको बैंड, ये कह रहा है बेंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। बात आ गई समझ में। तो एल इफेक्टिव जो, जैसे इस कंडीशन में मान लिया कि यहां तक तो ऐसा ही है लेकिन इस जगह से आपका ये बैंड होता चला जा रहा है, तो इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में बता दिया कि ये हिस्सा इसका एल इफेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन अभी तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है। हम लोग अलग अलग टाइप के स्पैन के लिए देखते हैं कि क्या आपके पास में इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू आती है। सबसे पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब अगर है तो उसमें इफेक्टिव स्पैन क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्पैन है और स्पैन के ऊपर कोई भी लोड लगेगा, और लोड लगे चाहे ना लगे, स्पैन की वैल्यू देखते हैं। एलसी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था अनसपोर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द, क्लियर अनसपोर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट। तो आपके पास यहां से यहां तक क्लियर स्पैन है, एलसी इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ मैंने मान ली। हालांकि इफेक्टिव डेप्थ के लिए आप लोग बोलोगे सर आपने कहा था सरिये के सेंटर तक डिस्टेंस, तो मान लो ये आपके पास में रेनफोर्समेंट बार है और यहां तक की जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास में क्या है, दैट इज द स्मॉल डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ होगी आपकी, ठीक है। बात क्लियर एकदम। अब इसके बाद में, और ये क्या आपके पास में विड्थ ऑफ द सपोर्ट B1, या आपके पास में विड्थ ऑफ द सपोर्ट B2, दिस इज B1 एंड दिस इज B2। तो इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं हम लोग फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एसएससी जेईओ, स्टेट एईओ, जेईओ, कोई से एग्जाम के अंदर देखोगे ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं,
क्लियर स्पैन यानी कि एलसी प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ द सपोर्ट B1 का हाफ, विड्थ ऑफ द सपोर्ट B2 का हाफ। मतलब कि या तो आप एल मिनिमम, एल इफेक्टिव क्या होगा इस जगह पे, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ वैल्यू, या क्लियर स्पैन प्लस यानी कि इधर B1/2 फिर क्लियर स्पैन प्लस B2/2, इन तीनों को ऐड कर दो तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपके पास में मिनिमम निकल के आएगी उसे हम लोग क्लियर स्पैन बोलते हैं। इसको लैंग्वेज में भी लिखा है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पैन प्लस B1/2 प्लस B2/2। B1/2 B2/2 के लिए क्या मतलब है, B1 यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट, B2 यहाँ पे क्या है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट। तो ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे स्पैन की। नेक्स्ट है आपके पास अगर आपका कंटिन्यूअस बीम है, ये बहुत खतरनाक है भाई, इसमें लोग भूल भी जाते हैं, तो इसको पढ़ो एक बात। पहला लिखा इसमें कि अगर आपके पास में कंटिन्यूअस बीम है, स्लैब है, तो कैसे निकालोगे इफेक्टिव स्पैन को। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है, यदि सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट, अब देखो कंटिन्यूअस स्पैन क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, जिसमें एक से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। अच्छा, इस हिस्से का मतलब आप समझते होंगे कि इसको किसी भी एक कंटिन्यूअस बीम में से काट के देख रहे हैं हम लोग। कोई कंटिन्यूअस बीम है मान लो ऐसी, इसके बहुत सारे सपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे सपोर्ट है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले हिस्से को ऐसे यहां से ऐसे काट दिया, इसको यहां से काट दिया, इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा है, इसका पूरा बीम नहीं बनाया इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर सपोर्ट विड्थ का मतलब मान लो ये B1 की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट विड्थ के बारे में बात कर रहा है। तो अगर सपोर्ट विड्थ आपकी, सपोर्ट की जो विड्थ है आप लोगों की, अच्छा सपोर्ट विड्थ का ये और ये B1 प्लस B2, मान लो दो सपोर्ट्स के बीच के में हम लोग निकालना चाहते हैं, इफेक्टिव स्पैन दो सपोर्ट के बीच के निकालना चाह रहे हैं, तो ये तो क्लियर स्पैन हो गया LC। और यदि सपोर्ट की विड्थ V1 प्लस V2, यदि सपोर्ट विड्थ आपकी क्लियर स्पैन के 12वें हिस्से से छोटी हो जाए, यदि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास में ये वैल्यू आपके पास LC की कोई वैल्यू मान लो ये आपकी होती 100, ये आपकी होती 100, ये कितना है 200 होगी, ठीक है। और अगर ये वैल्यू आपकी 12वें हिस्सा, मान लो आपके पास में 1200 वैल्यू थी, अब 1200 को 12 से सॉरी 1200 नहीं, मान लो ये वैल्यू आपको 12 से डिवाइड करना है ना, तो ये मान लो आपकी 2400 हो जाती 2400 LC। इसको 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो ठीक है, हाँ 12 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू 200 रही, और इसको या 240 ही मान लो या कुछ भी मान लो, चलो इसको 1200 ही मान लो इसको, ठीक है, 1200 मान लिया आपने इसको। अब 1200 को 12 से डिवाइड किया आपने, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, अच्छा ये तो कम हो जाएगी, आपको करना पड़ेगा इसको 2400 से, 1200 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपके पास ये हो जाएगी 200, कितनी हो जाएगी 200, या फिर आप लोग इसको 12 दूनी 24, इसको नहीं और ज्यादा करनी पड़ेगी, 3600 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास में 300 हो जाएगी, 300 हो गई। और भारतीय 36 करा है ना, LC का 12 कर दो तो 3600 का 12 से किया तो 300 वैल्यू होगी, और ये वैल्यू 100 प्लस 100 200, तो 200 क्या हो गया बेटा आपके पास 300 से कम हो गया। तो इस वैल्यू को हमने क्या बोल दिया कि अगर आपके पास में सपोर्ट विड्थ की वैल्यू V1 प्लस V2 की अगर वो LC/12 से कम हो गई, तो आपके पास में जब आप लोग इफेक्टिव स्पैन निकालोगे ना, तो सेम टू सेम वैसे ही निकालोगे जैसे आप लोग SSB के लिए निकाला करते। तो यहाँ पे लिखा भी है L इफेक्टिव इज सेम एज SSB। SSB के लिए कैसे निकालते थे, LC प्लस इफेक्टिव डेप्थ और B1/2 प्लस LC प्लस B2/2, और इनमें से जो भी मिनिमम है वैसे आप निकाल लोगे। तो ये क्या हो गया, सेम वैसे ही निकालोगे जैसे आप लोग SSB के लिए निकाला करते थे। क्लियर हो गया। तीसरे स्टेप हम लोग देखते हैं, दूसरा मतलब इसी का दूसरा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 को ध्यान से समझिए। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अगर सपोर्ट विड्थ की वैल्यू अगर आपके पास में LC/12 से ज्यादा हो गई या 600 mm, या तो LC/12 से ज्यादा होगी B1/V2 की वैल्यू, या फिर LC/12 या 600 mm, या तो LC/12 से ज्यादा होगी या 600 mm, इन दोनों से जो भी वैल्यू कम है अगर वो वैल्यू आ गई आपके पास में, तब L इफेक्टिव कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे L इफेक्टिव कैसे निकलता है। L इफेक्टिव की 3 सिचुएशन बनती है, वो तीनों सिचुएशन एक बार आपको देखनी है और फिर इसके बाद इनका आंसर हमें देना है। देखिए बेटा एक बार, तीन आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 3 कॉम्बिनेशन कैसे हैं, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक एंड फिक्स है और अगर एक एंड आपका सिंपली कंटिन्यूस है। अगर एक एंड आपका फिक्स है और एक एंड आपका कंटिन्यूस है, तो ऐसे केस में L इफेक्टिव डायरेक्टली LC के बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुना, 3 कंडीशन है यहाँ पे। अगर कंटिन्यूस बीम में अगर आपकी सपोर्ट विड्थ की वैल्यू LC/12 से ज्यादा हो गई या 600 mm, जो भी वैल्यू इनमें से हुई ज्यादा, और या फिर 600 mm, दोनों में से जो भी वैल्यू कम है, उसके आधार पर बता रहा हूं मैं आपको,
आप क्या करेंगे, एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे, यहाँ पे 3 कंडीशन बनी हुई है। पहली कंडीशन, अगर एक एंड फिक्स है और एक एंड कंटिन्यूस है तो उसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू एलसी के बराबर होगी, यानी कि एल इफेक्टिव क्लियर स्पैन के बराबर हो जाएगा। यदि दोनों एंड आपके कंटिन्यूस है, ये दोनों एंड कंटिन्यूस है, आप बोलोगे सिंपली सपोर्टेड, नहीं, ये कंटिन्यूस का कटा हुआ हिस्सा है ना बेटा, दोनों कंटिन्यूस है, तो उसमें हम लोग एल, वो भी उसमें भी एल इफेक्टिव एलसी के बराबर हो जाएगा, हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक एंड आपका कंटिन्यूस और दूसरा एंड अगर आपका फ्री हो गया, तो उस केस में आप लोग एल इफेक्टिव कैसे निकालोगे, मिनिमम ऑफ एल सी क्लियर स्पैन प्लस डी बाई टू, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ बाई टू, और क्लियर स्पैन प्लस ये B2/2, इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम आएगी उसको हम लोग एल इफेक्टिव मानेंगे। कितनी बढ़िया बात बताई, और ये शायद बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे पढ़ाते टाइम, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। 3 मैंने इसलिए सर्कल बनाए ताकि पता चले 3 कंडीशन में 3 इफेक्टिव स्पैन आते हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो अगर बीम आपकी कंटिन्यूस है ओवर द रोलर्स, मान लो अगर आपकी जो बीम है ना वो रोलर्स के ऊपर कंटिन्यूस हो रही है, रोलर्स के ऊपर रखी हुई है, वो लिखा है ना इसमें, इफ द बीम इज कंटिन्यूस ओवर द रोलर रॉकर्स बियरिंग, देन एल इफेक्टिव आपके पास क्या होगी, तो एल इफेक्टिव होती है ये जो रोलर के जो सेंटर है ना, बियरिंग से रोलर बोल दो, बियरिंग से रोलर्स के जो सेंटर है ना, इन सेंटर टू सेंटर बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग एल इफेक्टिव मानेंगे। लिखा भी इसमें एल इफेक्टिव इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर, सीसी का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स, रोलर के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसी को हम लोग एल इफेक्टिव यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज है, फिर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ लिखा है, अगर मान लीजिए आपके पास में एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के लिए एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, इसके लिए एल इफेक्टिव होता है एल सी, यानी कि क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई टू, क्या हो जाता है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई टू। तो बेटा ये आपको याद करने कुछ बेसिक आईएस कोडल प्रोविजंस मैंने आपको बताया यहाँ पे, और बीम की शुरुआत हमने कर दी है। नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा जिसमें हम लोग बीम डिजाइन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन होगी आप लोगों की, आप लोगों को मजा आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और हर एक चीज को प्रॉपर लिख के समझाऊंगा, क्योंकि वो अब लिखने वाला है। ये तो सब डेटा जो थियोरेटिकल डेटा था तो मैंने आपको बता दिया, वहां पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिख के समझाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। सो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी ये क्लासेस। सो बने रहिए और भाई कंसिस्टेंट रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ें, आप लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करें पूरा इस क्लास के अंदर, और जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आया 2-3 बार लेक्चर को देखें रिवीजन मोड पे, और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें क्लास के अंदर। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।